1 महीने की कमाई। अरे सुजाता, कहाँ है तू? देख मैं क्या लेकर आई हूँ, त्रिवेणी संगम की जल और गंगा मैया की मिट्टी। अरे सुषमा, अंदर मत आ, वहीं रुक जा, पहले तेरे पैर तो छूने दे मुझे। बहू, जा जाकर पानी लेकर आ। सुषमा के पैर तो तीर्थ करके आई है, जरा पुण्य हमें भी मिल जाए। पर कुंभ मेला तो खत्म हो गया ना मम्मी जी, तो आंटी जी कुंभ कैसे जाकर आई हैं? बेटा, कुंभ मेला खत्म हो गया पर माँ गंगा तो वहीं बैठी है ना, त्रिवेणी संगम तो वहीं है, और ये जल तो कुंभ के वक्त का ही है। वो क्या हुआ कि प्रयागराज के पास ही मेरी बेटी रहती है, तो मैं उसके घर चली गई थी, यहाँ कल ही लौटी हूँ। जल मेरे पास ही था तो सोचा तुम सबके लिए भी ले आऊं। तुम लोग भी जा नहीं पाए ना कुंभ, तो जल खुद चल कर आ गया। हाँ आंटी जी, वो तो है, ऑफिस वालों के साथ बड़ा लफड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने छुट्टी ली थी ना, तो कुंभ जाने के लिए दोबारा छुट्टी कैसे लेते, और फिर अगले महीने मेरे भाई की शादी है तो फिर छुट्टी लेनी होगी। अब बार बार बॉस के सामने क्या मुंह लेकर जाए। और इनका तो आप जानती हैं आंटी जी, काम किया तो पैसे आए, नहीं किया तो नहीं आए। एक तो कम से कम 3-4 दिन की ट्रिप बनती उसका खर्चा, और वो 3-4 दिन जो ये काम नहीं कर पाते उसका लॉस अलग, तो हमारा खर्चा तो डबल लग जाता है, इसीलिए नहीं जा पाए। पर कोई बात नहीं, देखिए भगवान की कृपा, खुद ही जल और रज घर पर आ गया। ये थी सुजाता की 2 बहुएं। सुजाता के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा कंपनी में जॉब करता था और दूसरे बेटे का पॉलिसी एजेंट का काम था, यानी जिस दिन कस्टमर उस दिन पैसे, और जिस दिन काम नहीं उस दिन राम राम। कुंभ के पानी से स्नान करने के बाद ईशा रसोई में जाती है। क्या जिंदगी है, जब से शादी हुई है ऐसा कोई महीना नहीं हुआ जब मैं घूमने जा पाई। पर अब मैं उड़ाव खाव करने वाली बीवी भी तो नहीं हूँ जो पति की ऐसी हालत को देखने के बाद भी घूमने की जिद करे। इन्हें कितनी बार समझाया कि एक जगह बंधा हुआ काम कर लीजिए ना, पर इन्हें तो बंधना भी नहीं है। आज इनकी भी महीने की फिक्स सैलरी आती तो हम भी आराम से जेठ जी जेठानी जी की तरह यहाँ वहां छुट्टियां लेकर घूमते फिरते। तभी अपने गीले बाल पोंछती हुई सोनिया रसोई में आती है। कितनी बार बोला है मैंने तुमसे ईशा कि रसोई में कुड़-कुड़ करके खाना नहीं बनाना चाहिए, दिमाग की नेगेटिविटी खाने में चली जाती है, और यही खाना जब घर के लोग खाते हैं ना तो उनका दिमाग भी नेगेटिव हो जाता है। खुश होकर खाना बनाया करो। मुस्कुरा दिया मैंने, ही। हो गई शांति आपको? आपको क्या ही कुड़न है भाभी, आप तो पिछले महीने भी घूम कर आई थी, फिर अगले महीने भी आपके मायके भाई की शादी में चली जाएंगी। आपके माइंड को तो ऐसे ही बाहर की हवा मिल जाती है, पर मेरे दिमाग का क्या, मुझे तो बाहर की हवा नसीब ही नहीं होती। पता नहीं आखिरी बार कब मैं बाहर गांव घूमने गई थी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इसमें मेरी गलती है ईशा। दीवर जी ने खुद ऐसा काम चुना है तो मैं क्या करूं, और तुम इनकी सैलरी का कह तो देती हो पर नुकसान भी कम नहीं है। ऐसे काम कितना भी एक्स्ट्रा काम क्यों ना करे, पैसे उतने ही मिलते हैं। देवर जी ने किसी महीने ज्यादा पॉलिसी बेच दी तो फायदा भी तो होगा, पर यहाँ तो वो भी नहीं है। ये सब न कहने की बात है भाभी, एक पॉलिसी तो बिक नहीं रही, ज्यादा बिक्री न जाने कब होगी। और इसी तरह कुड़ कुड़ कर ईशा दोपहर का खाना बनाती है। दोपहर के 3 बजे रोज की तरह महेश दुकान से वापस खाने पर आता है। खाने की टेबल पर महेश को जोर जोर से खांसी आनी शुरू हो जाती है। पूरे 10 दिन हो गए आपकी इस खांसी को, कितनी बार बोला मैंने डॉक्टर को दिखा दीजिए, पर आप है कि जाने को तैयार नहीं है। क्या फायदा बीमारी को पालने का, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए और झमेला खत्म कीजिए, वरना पता चला छोटी सी खरोच नासुर बन गई। पापा जी मम्मी जी ठीक कह रही हैं, और इस उम्र में बीमारियों को ठीक होने में वक्त भी तो लगता है। ऐसे भी आप सुबह सुबह टहलने निकल जाते हैं, लग गई होगी हवा। मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। अरे नहीं बहू, यहाँ के डॉक्टर तो ऐसे ना कि कहना ही नहीं, पैसे लूटते हैं सब। तकलीफ कान में होगी तो पूरे बॉडी की रिपोर्ट्स करवाएंगे। मैं सोच रहा हूँ बाहर जाकर दिखवा लूं, हैदराबाद में अच्छे डॉक्टर है। कुछ दिनों से शरीर में कमजोरी सी भी महसूस होती है। याद है एक बार तेरी बुआ जी को जब पथरी हुई थी, कैसे छोटे से ऑपरेशन से वहां के डॉक्टरों ने उसे ठीक कर दिया था, और बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हुए। आपके भी तो शरीर में 10 प्रॉब्लम लगे रहते हैं सुजाता जी, आप भी मेरे साथ हो लीजिए, इसी बहाने मुझे साथ ही भी मिल जाएगा। तो फिर तय रहा, हम दोनों हैदराबाद जाएंगे। और इस तरह सुजाता और महेश का हैदराबाद जाना तय होता है। रात को खाने की टेबल पर करण और प्रेम के सामने इस बात को आगे बढ़ाया जाता है, जिस पर करण कहता है, आज से पहले आप कभी हैदराबाद नहीं गए पापा, और मम्मी को तो ट्रेन के नाम तक नहीं पता। कैसे पहुंचेंगे आप लोग हैदराबाद, और वहां पर हॉस्पिटल ढूंढना, इलाज करवाना मजाक है क्या? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, सही डॉक्टर को ढूंढने में ही 1 आध दिन लग जाए। अकेले जाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। तो हमने कब बोला बेटा कि हम अकेले जा रहे हैं, तुम में से कोई चलो साथ में, तू चल ले प्रेम।
ठीक है मम्मी, शरीर से जरूरी तो कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। और ये सुनते ही ईशा का पारा चढ़ जाता है। वो खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो बेकार ही इनकी इतनी फिक्र करती हूँ। इन्हें तो मतलब ही नहीं है। अपने माँ बाप को लेकर जाएंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए, तब पैसे नहीं कटेंगे क्या? एक तो दवा पानी में खर्च होगा ही, ऊपर से 15 दिन काम पर नहीं जा पाएंगे तो उसके पैसे जाएंगे। सो अलग मुझे भी घूमने चले जाना चाहिए। मैं इनका सोचती रह गई और उन्हें खुद ही फर्क नहीं है। क्या बात हो गई बहू, ऐसे अचानक से उठकर अपने कमरे में क्यों चली गई? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? गलत तो मैंने बोल दिया मम्मी, तुम खाना खाओ, मैं देता हूँ। प्रेम ईशा के पीछे पीछे कमरे में जाता है, जहाँ ईशा के नाक पर चढ़ा गुस्सा देखकर ही उसे अंदाजा हो जाता है कि उसने क्या गलती की है। ईशा, अब मम्मी ने मेरा नाम ले ही लिया था तो मैं मना कैसे करता? मम्मी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाने जैसे छोटे से काम में मेरा ना नुकर करना ठीक नहीं लगता। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी जी ने आपको पालने में ज्यादा मेहनत की है और भैया को कम। दोनों को एक जैसा ही पाला था ना। फिलहाल स्थिति आपकी डामाडोल थी। आपको सामने से मना कर देना चाहिए था, पर जब भी घर वालों की बात आती है आपकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। एक दिन में पॉलिसी बेचकर इस लेवल पर मैं आ जाऊंगा कि तुम्हारे लिए घर खरीद लूंगा। ईशा, एम्पायर नाम का फर्म होगा हमारा, तुम्हें डायमंड दिलाऊंगा। खाक डायमंड्स, सोने की घास खरीदने की तो हैसियत नहीं है। बस डायलॉग बाजी आती है आपको, और कुछ नहीं। मान लीजिए आप चढ़ गए ट्रेन पर और उसके बाद क्लाइंट का फोन आ गया तो क्या होगा? अरे देख ही जाएगा ना, तब की देख लेंगे। ये आपकी इसी स्वभाव के कारण आज तक हम यही हैं। मैं कल खुद ही मम्मी जी से इस बारे में बात करूंगी। आपकी माँ के सामने आपकी इमेज बनी रहेगी। बहुओं का क्या है, बहुएं तो ऐसे ही बदनाम है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर ईशा सभी को नाश्ता परोस रही थी। बहू, ये सोनिया नहीं दिख रही, कहाँ है? भाभी की तबीयत जरा ठीक नहीं है मम्मी जी, सर में दर्द है, इसलिए मैंने बोला कि आप आराम कीजिए, नाश्ता मैं बना लेती हूँ। 5 लोगों का खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है। तुम दोनों बहुओं के बीच की ये तालमेल मुझे बड़ी अच्छी लगती है बेटा। तालमेल एक तरफ से कब तक चलती रहेगी मम्मी जी? दूसरी तरफ से तो भी सपोर्ट मिलना चाहिए ना। घर में जितना होता है मैं आगे से आगे करती हूँ, तो बाहर के काम में भी अगर जेठ जी हाथ बढ़ा दे तो क्या बुरा होगा? किस बारे में बात कर रही हो तुम बहू? बाहर का काम तो मैं कर ही देता हूँ, राशन लाने से लेकर सब कुछ। राशन लाने के लिए जो पैसे लगते हैं, बात उन पैसों की है पापा जी। आपको डॉक्टर को दिखाने ले जाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं ही चलती हूँ आपके साथ, क्योंकि इनके क्लाइंट आने वाले हैं 14 तारीख को और 13 की तो आपकी ट्रेन है। इनकी जो हालत है वो आपसे तो छुपी नहीं है। काम करो और क्लाइंट्स बनाओ। आजकल मार्केट में इतने एजेंट हो गए हैं कि क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर कोई क्लाइंट लंदन से आ रहा हो तो उसे मना करना मुझे तो ठीक नहीं लगता। जेठ जी का क्या है, वो तो महीने के 20 दिन काम करे या 15 दिन, तनख्वाह तो उतनी ही मिलती है। पर प्रेम जी तो जितने दिन काम करते हैं उन्हें उतने ही दिन के पैसे मिलते हैं। हॉल से आ रही अपनी देवरानी की आवाज सुनकर सोनिया से रहा नहीं जाता। ये तो हाथ हो गई, हर वक्त ईशा इनके सैलरी पर रोती रहती है। ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई थी नौकरी, चप्पल घिस गए थे इनके। माथे पर कपड़ा बांधे सोनिया कमरे से बाहर आती है। एक दिन मरना भी नसीब नहीं हो रहा इस घर में मुझे। सर दर्द से फटा जा रहा है, दुपट्टा बांधकर दवाई लेकर लेटी थी, फिर भी तुमसे चुप नहीं रहा गया ना ईशा। इससे अच्छा मैं ही नाश्ता बना लेती। अरे भाभी, आप बेकार में ही बिगड़ रही हैं। आए दिन तो जेठ जी सीक लीव लेकर आपको घुमाने ले जाते हैं, तो मम्मी जी के साथ भी सीक लीव लेकर जा सकते थे। लगातार चलती इस बहस को सुनकर महेश कहता है, गलती मेरी हो गई जो मैंने शहर से बाहर जाने की बात कर दी। तो एक काम कर बहू, यहीं पास के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ले, मैं यहीं दिखा लूंगा डॉक्टर को। वैसे भी अब खांसी ठीक है पहले से। कुछ इस तरह ईशा अपने पति की कुछ दिन की सैलरी तो बचा लेती है। बहस के बाद जैसे ही ईशा कमरे में आती है, प्रेम के फोन की घंटी बजती है। मिस्टर प्रेम, दिस इज रॉबिन। मुझे पॉलिसीज के बारे में आपसे पूछना था। कोई फैमिली प्लान है क्या? हाँ सर, है ना। सिर्फ फैमिली क्यों, हर पर्सन के लिए अलग प्लान है। बच्चों के लिए अलग प्लान है, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए अलग प्लान है। ओह ओके, नाइस नाइस। तो मुझे बच्चों के लिए प्लान लेना है, खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी। मैं कल ही लंदन से आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरी जॉइंट फैमिली है और सभी के लिए पॉलिसी लेनी है। मुझे आप कल घर पर मिलिए, मैं आपको अपना एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। कहते हैं ना, कभी कभी जबान पर माँ सरस्वती बैठ जाती है, पर लगता है इस बार ईशा की जबान पर माँ महालक्ष्मी बैठ गई थी। अरे अरे ईशा, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। अच्छा किया तुमने बाहर जाने का मेरा प्लान कैंसिल कर दिया। लंदन के क्लाइंट का कॉल आया था, पैसे आने वाले हैं भाई।
रॉबिन के घर वालों को ही अच्छी खासी पॉलिसी बेचकर प्रेम 1.5 लाख का फायदा कर लेता है। और सिर्फ यही नहीं, रॉबिन उसे और भी कई कस्टमर से मिलवा देता है। अचानक ही बैठा हुआ प्रेम का धंधा इतना बूम कर जाता है कि उसे खाने तक की फुर्सत नहीं होती। अपने घर की बालकनी में खड़ा प्रेम क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था कि उसकी नजर नीचे ऑटो से उतर रही अपनी बीवी पर पड़ती है। पसीने से लथपथ, दोनों हाथ में थैली लिए ईशा घर के अंदर आती है। ये सही नहीं है, यहाँ पति इतना अच्छा कमा रहा है और फिर भी बीवी को इस तरह दौड़ धूप करनी पड़ रही है। नहीं नहीं नहीं, आज के आज ही शोरूम जाकर कार बुक कर देता हूँ। प्रेम बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर देता है और शोरूम जाकर कार बुक कर देता है। तो कार बुक करके आया और हमें बताया भी नहीं। इतना बड़ा खर्चा एक बार में करना ठीक नहीं होता प्रेम। पैसे मुझे नहीं देने पापा, बैंक से लोन लिया है मैंने, मुझे बस लोन को चुकाना है। अरे ऐसे ही नहीं चुकाना, इंटरेस्ट के साथ चुकाना है। सोचा तो कर खर्च करने के पहले। 2 पैसे आए नहीं कि उड़ाने लगा। इस बार पॉलिसी का काम अच्छा चला है, पर अगले महीने का क्या भरोसा। ऐसे क्लाइंट हाथ लगे हैं भैया कि 4 महीने तक काम ना भी करूं तब भी बैठे बैठे मैं खा सकता हूँ और 4 लोगों को खिला भी सकता हूँ। कार कब तक आएगी जी? अगले हफ्ते तक आ जाएगी तो मैं तो सबसे कह दूंगी, मेरे पति ने एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट दिया है। अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी है ना। इस संडे आ जाएगी कार, आराम से कह देना सबको। वैसे भी तुम्हारे लिए तो ले रहा हूँ कार। संडे को सभी तैयार है ना। मैंने जानबूझकर संडे की तारीख रखी है ताकि भैया आप भी चल सके। कार अभी आने वाली थी और इसी बीच प्रेम एक और खर्चा कर लेता है। रात को सभी साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे कि लाइट चली जाती है। लो हो गया कल्याण, लगता है फेस चली गई। गर्मी आई नहीं कि लोगों ने एसी चलाना शुरू कर दिया। अब रहना पड़ेगा बिना लाइट के पूरी रात। बिना लाइट के क्यों बेटा? इन्वर्टर में पंखा तो चलता ही है कमरे का। इन्वर्टर कौन सा बड़ा है हमारा? 2 पंखे का भार उठा ले वही बहुत है। 3 पंखे चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सुबह 3-4 बजे तक ही पंखा चल पाएगा। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, पर प्रेम अभी भी क्लाइंट से बात कर रहा था। रात के 2 बजे जैसे ही प्रेम सोने जाता है कि किसी तरह हिल डुल कर चल रहा पंखा भी बंद हो जाता है। हाय रे, कितने मच्छर है यहाँ, कितनी गर्मी लग रही है। इस घर में तो कोई जेब से 2 पैसे नहीं निकालना चाहता, पर मैं पैसे दबाकर नहीं बैठ सकता भाई। और अगली सुबह अपने कमरे के लिए एसी के साथ एक बड़ा सा इन्वर्टर लेकर प्रेम अपने घर पहुंचता है। भैया वो सामने वाले कमरे में एसी फिटिंग करनी है और इन्वर्टर हॉल में। ये सब क्या है बेटा? तूने एसी खरीद ली और ये इन्वर्टर कितने का पड़ा? अरे कितने का भी पड़ा हो, तुम इतना मत सोचो ना मम्मी। अब रात को तीनों कमरे में पंखे चले या एसी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इंसान पैसे कमा रहा है तो खुद की जरूरतें तो पूरा करेगा ना। ऐसे जरूरतें पूरी करेगा तू? पैसे लगाने ही थे तो जमीन ले लेता। अब इन एसी इन्वर्टर पर खर्च कर दिया, फिर 3 दिन बाद तेरी गाड़ी आ जाएगी। लोगों की भी तो आंख लगती है। हमारे घर से जब हर महीने लोग घूमने जा रहे थे तब लोगों की आंख नहीं लग रही थी क्या भैया? अब ये दिन भर काम करते हैं और रात को चैन से सोएंगे भी नहीं क्या? अपने 2-3 महीने की कमाई के पीछे ही प्रेम बावला हो जाता है। इतने के बाद प्रेम अपनी बीवी को डायमंड का सेट दिलाने में भी पीछे नहीं रहता और लोन लेके उसे 4 लाख के डायमंड दिला देता है। सुनिए ना, मैं क्या सोच रही थी, अगर घर का बंटवारा भी हुआ ना तो आगे चलकर ये कमरा तो कम से कम हमारे हिस्से में आएगा ही। अब मेरी जो भी फ्रेंड आती है उसे मैं इसी कमरे में बिठाती हूँ। और हमारे कमरे की हालत कैसी दिख रही है ना आपको, मैं कमरा रेनोवेट करवा लूं क्या? और अपने कमरे के रेनोवेशन के लिए प्रेम ये तीसरा लोन उठा लेता है। पर कहते हैं ना, सब दिन एक समान नहीं होते। यहाँ जैसे जैसे प्रेम के कमरे का काम आगे बढ़ता है, वहां उसकी पॉलिसी बिकने का काम धीरे धीरे मंदा पड़ने लगता है। पूरे 15 दिन हो गए, एक पॉलिसी नहीं बिकी। महीना आता ही दिखेगा, बैंक वाले तो तुरंत छाती पर चढ़कर EMI मांगने लगेंगे। कहां से दूंगा पैसे मैं? हॉल में बैठा प्रेम यही सोच रहा था कि ईशा उसके पास आती है। सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि इन दोनों डिजाइन्स में से देखकर बताइए ना कौन सी फॉल सीलिंग करवाऊं कमरे में। ऐसा इंटीरियर करवा रही हूँ ना कि मोहल्ले के किसी भी घर में नहीं होगा। जो तुम्हें ठीक लगे ईशा वो करवा लो। और हाँ, कल हमें पार्टी में जाना है, भूले नहीं है ना? मल्होत्रा जी की बेटी की शादी है तो कुछ अच्छा दिन होगा। मैं तो कह रही हूँ गोल्ड की अंगूठी ले लेते हैं। ठीक है, देखता हूँ। ईशा तो खुद ही बावली हुई पड़ी थी। ना उसे प्रेम के चेहरे की टेंशन दिख रही थी, ना ही कुछ और। उसे तो दिख रहे थे बेफिजूल के खर्चे और अपने कमरे का रेनोवेशन। एक सुबह नाश्ते के टेबल पर ये रोज खाना बनाना और परोसना, इसके अलावा हम औरतों की लाइफ कुछ है कि नहीं?
मैं क्या कह रही हूँ, एक कुक रख ले क्या? हद कर दी ईशा तुमने। ये कर लेते वो कर लेते, अरे पैसे कहाँ से लाकर दूं मैं? ये बैंक वालों का यहाँ कॉल पर कॉल आ रहा है। मेरे चेहरे की टेंशन नहीं दिख रही है तुम्हें? पैसे के पीछे बावली हो पड़ी हो। अब टेंशन बर्दाश्त करते करते आदमी कितना ही बर्दाश्त करता, और आज खाने के टेबल पर प्रेम चिढ़कर चीख पड़ता है। बैंक वालों का कॉल आ रहा है तुझे? 3 लोन ले रखे है भैया, और इस महीने तो काम भी नहीं हुआ। कैसे होगा सब कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैंक वाले कार तो ले जाएंगे, पर जो बाकी 2 और लोन लिए थे उसका क्या होगा? ऐसा कैसे कार ले जाएंगे? मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? कितनी ईएमआई देनी है बता मुझे। अभी तेरा बाप जिंदा है बेटा, फिक्र क्यों करता है? इसीलिए कहते थे हम कि सोच समझ कर खर्च कर। अब आ गई ना आफत सर पर। और आखिर में करण और महेश मिलकर प्रेम के लिए हुए लोन को क्लियर करने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं। इस सब से प्रेम को समझ में आता है कि कैसे 1-2 महीने में अचानक आ रही कमाई को ही सब कुछ मानकर अपने खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। उस दिन के बाद जब भी प्रेम की इनकम बढ़ती, वो उन पैसों को सबसे पहले अपने लोन को तोड़ने में लगाता या प्रॉपर्टी खरीदता।